हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश के 1 लाख लोग हाल ही में भारत में घुसे। जी हां, यूनुस सरकार के इस दावे से मच गया हड़कंप। दोस्तों, कह दिया है कि शेख हसीना के साथ आतंकवादियों को पनाह दिया है भारत ने। बताएंगे बांग्लादेश की सरकार का ये बेतुका बयान। साथ ही साथ दोस्तों, पाकिस्तानी ISI ने एक अन्य भारतीय के खिलाफ चल दी कुलभूषण जाधव वाली चाल। बताएंगे किसको लेकर भारत का एजेंट बताया है इस पाकिस्तान ने। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या पाकिस्तानी सेना में होगा विद्रोह। अशीम मुनीर के खिलाफ उतरे उनके ही अफसर पद नहीं छोड़ने पर आर पार की दे दी धमकी। दोस्तों, साथ ही साथ बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना का बड़ा ही दुस्साहस, घुसपैठ करते ही भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के 5 जवानों को मारी गोली, मिली मौत की सजा। जी हां, साथ ही साथ क्या 2 हिस्सों में टूट जाएगा बांग्लादेश। तो वहीं वक्त पर महबूबा मुफ्ती ने सबसे बड़ा बयान दिया है। एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत, भारतीय सेना भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत को आंख दिखाने वाले को जवाब देने का वक्त आ गया है, समय आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। आप बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां यूनुस सरकार के दावे से मच गया हड़कंप। कहा बांग्लादेश के 1 लाख लोग हाल ही में भारत में घुसे हैं और उनको आतंकवादी भी बता दिया है। दोस्तों, चीन को लुभाने की कोशिश करने वाले बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत को लेकर एक बेतुका बयान दिया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने मंगलवार को यह दावा किया है कि बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के 1 लाख से अधिक सदस्य भारत में पलायन कर चुके हैं। बांग्लादेशी समाचार पोर्टल BDNews24.com के मुताबिक आलम ने यह टिप्पणी यहां ईद के अवसर पर आयोजित एक समारोह में किया है, जिसमें शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से लापता या मारे गए व्यक्तियों के परिवार भी शामिल हुए थे। इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मानवाधिकार समूह मेयर डाक ने शहर के तेजगांव क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सरकारी समाचार एजेंसी BSS के मुताबिक हसीना की आलोचना करते हुए महफूज आलम ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए लोगों को जबरन गायब करवा दिया और उनकी हत्या करवा दी। दोस्तों, आलम ने कहा यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत ने शेख हसीना और उनके आतंकवादी बलों को अपने देश में शरण देने का ऑप्शन चुना है। हमें ये बात पता चली है कि 1 लाख से ज्यादा अवामी लीग के सदस्यों ने भारत में पलायन कर लिया है और भारत ने उन सब को अपने यहाँ शरण दे दिया है। दोस्तों, इस बांग्लादेशी द्वारा बेतुका बयान देने को लेकर, भारत पर इल्जाम लगाने को लेकर अब भारत सरकार का रिएक्शन आना बाकी है। बहरहाल आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, जरूर लेकर बताइएगा। जो ये कह रहा है कि शेख हसीना के साथ साथ उसके आतंकवादियों को भी भारत ने पनाह दी है, आपका जवाब तो बनता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, जहां पाकिस्तानी ISI ने एक अन्य भारतीय के खिलाफ चल रही कुलभूषण जाधव वाली चाल। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। ISI के किराए के एजेंट सोशल मीडिया वेबसाइट X से लेकर YouTube तक पर भारत के नागरिक अजीत जॉन जोशुआ के खिलाफ दुष्प्रचार तेज कर दिया है। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि अजीत जॉन जोशुआ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट है और पाकिस्तान के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बलूचों को भड़का रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की इस चाल का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तानी फर्जी दावा कर रहे हैं और अजीत जॉन रॉ के एजेंट नहीं बल्कि बेंगलुरु में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैं। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान अजीत जॉन के खिलाफ कुलभूषण जाधव वाली चाल चल रहा है, जो इस समय पाकिस्तान की जेल में है। पाकिस्तानी ISI के सोशल मीडिया एजेंट अपनी पोस्ट में दावा कर रहे हैं कि अजीत जोशुआ बलूच लिबरेशन आर्मी की मदद कर रहे हैं और ईरान में BLA के लोगों से मुलाकात की है। हाल ही में बलूचों ने पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया था और 100 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था। पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने करारा जवाब दिया है। भारत सरकार ने बताया है कि जोशुआ भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इस समय बेंगलुरु में तैनात हैं। जोशुआ ने साल 2014 में भारतीय विदेश सेवा को ज्वाइन किया था और इस समय वो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बेंगलुरु में तैनात है। दोस्तों, पाकिस्तान के सूचना मंत्री जान अचकजई ने भी दावा किया है कि जोशुआ रॉ के एजेंट है और ईरान में भारतीय खुफिया एजेंसी के काम को देखते हैं। वहीं एक्स पर भारत विरोधी पाकिस्तानी सेना के दुष्प्रचार को फैलाने के लिए कुख्यात अल्फा इंटेल ने लिखा कि रॉ अधिकारी अजीत जॉन जोशा की ईरान में पहचान हुई है। अजीत रॉ के एक सीनियर अधिकारी हैं और उन्हें विदेश सेवा में नाम के लिए शामिल किया गया है। अजीत इस समय ईरान में है। अजीत ने हाल ही में BLA के कमांडर बशीर जेब और अल्लाह नजर से मुलाकात की है ताकि ईरान पाकिस्तान की सीमा पर आतंकी गतिविधियों को भड़काया जा सके। असल में पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि भारत बलूचिस्तान में आतंकवाद को भड़का रहा है और BLA को मदद दे रहा है। BLA के लोगों ने चीनियों पर हमला किया है। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस दावे को पुरजोर तरीके से खारिज किया है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने परसों की खबर में आपको पहले ही बताया था कि ईरान
कभी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़े। ऐसे में वो किसी ना किसी फिर भारतीय लोगों को एजेंट बता करके पाकिस्तान के साथ गेम खेलेगा, जिससे कि भारत का प्रभाव बलूचिस्तान में कम हो सके और मुद्दे को किसी और मोड़ सके। जी हाँ, इसमें ईरान भी बहुत बड़ी चाल चल सकता है, हमने आपको पहले ही बताया था, और वही आज होता नजर आ रहा है। जोशुआ को RAW का एजेंट बता रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, इस पर अब आपकी राय तो बनती है, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर हमारे इस सच होते मंथन को लेकर वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग, ताकि हमें सपोर्ट भी मिलता रहे और ये खबर हर किसी तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, असीम मुनीर के खिलाफ उतरे उनके ही अफसर पद न छोड़ने पर आर पार की दे दी धमकी। क्या पाकिस्तानी सेना में होगा विद्रोह? बता दे, पाकिस्तान की सेना को देश की सबसे मजबूत संस्था माना जाता है। पाकिस्तान में सियासत से लेकर तमाम बड़े बिजनेस तक सेना की दखल है। हालांकि अब सेना पर भी पाकिस्तान में सवाल उठे हैं और उसे आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ फौज के लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी सेना के कई अफसर चाहते हैं कि मुनीर पद से हट जाएं। सेना के अफसरों के एक कथित लेटर के लीक ने मुनीर के खिलाफ विद्रोह की चर्चा को हवा दे दी है। द गार्डियंस ऑफ ऑनर के नाम से लीक इस पत्र ने पाकिस्तान सेना के भीतर दरार को उजागर किया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक द गार्डियंस ऑफ ऑनर नाम के इस लेटर में जूनियर और मिड लेवल अधिकारियों ने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। लीक हुआ यह कथित लेटर सीधे असीम मुनीर को लिखा गया है। इसमें मुनीर पर परिचालन अक्षमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। मुनीर वॉशिंगटन और लंदन में पहले से ही जांच के दायरे में है। ऐसे में उनकी मुश्किल बढ़ गई है। दोस्तों, द गार्डियंस ऑफ ऑनर नाम की इस लीक चिट्ठी से पता चलता है कि सेना के अफसरों में मतभेद है। अफसरों का कहना है कि मुनीर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। पत्र में मुनीर से इस्तीफे की मांग की गई है। अफसरों का कहना है कि मुनीर ने सेना और देश का भरोसा खो दिया है। यह चिट्ठी ऐसे समय सामने आई है जब मुनीर पर अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर बैठाने का आरोप है। साथ ही साथ आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं, जहां बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना का दुस्साहस घुसपैठ करते ही भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के 5 जवानों को मारी गोली। दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराता था, लेकिन अब तो जवान भी LOC पार करने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। सेना के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी है। यह घटना मंगलवार दोपहर 1:10 पर हुई, जिस पर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रित और संतुलित तरीके से जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से किसी के हताहत होने का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धमाके और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी में दुश्मन सेना के 5 जवान घायल हुए हैं। जम्मू में मौजूद सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल सुनील बर्तवाल ने एक बयान में कहा कि 1 अप्रैल को LOC पर पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के बाद कृष्णा घाटी सेक्टर में बारूदी सुरंग में धमाका हुआ। यह धमाका पाकिस्तानी फौजियों की घुसपैठ की वजह से हुआ था। बर्तवाल ने आगे बताया कि धमाके के बाद पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी और संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। हमारे सैनिकों ने नियंत्रित और संतुलित तरीके से जवाब दिया। हालात नियंत्रण में है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो वहीं NI के मुताबिक मंगलवार को कृष्णा घाटी सेक्टर में LOC पार्क से पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के कारण माइन ब्लास्ट हुआ। दोस्तों, ये तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना के जवान और आतंकी सीमा पार करके घुसपैठ कर रहे थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की और युद्ध विराम का उल्लंघन किया। सीमा पर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई गई है, लेकिन मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और कुछ दूसरे भागने में कामयाब रहे। ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोस्तों, ऐसे में आप पाकिस्तान के इस मंसूबों को समझ सकते हैं कि सीज फायर का पहली बात तो उसने उल्लंघन किया पाकिस्तानी सैनिकों ने, जिसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं था, क्योंकि आगे से भारत ने कोई हमला ना किया, ना कभी किया था, ना कभी करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत में घुसने की कोशिश की, जो ये दर्शाता है कि आतंकवादी सिर्फ मजबूर लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना भी बहुत बड़ी आतंकवादी है। इससे तो यही सत्यापित होता है, यही साबित होता है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, जरूर बताइएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान को आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब भारत की मोदी सरकार इन पाकिस्तानी सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब जरूर देने वाली है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं। क्या 2 हिस्सों में टूट जाएगा बांग्लादेश? हिंदुओं के लिए क्या बनेगा अलग देश? दोस्तों, बांग्लादेश में हाल के दिनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों में लगातार वृद्धि देखी गई है। खासतौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटना बढ़ी है, जिससे यह मुद्दा भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन चुका है। मोहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। इस प्रस्ताव के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव डिवीजन को अलग करके एक नया देश बनाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, इससे न केवल बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगी बल्कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियां भी कम हो सकती हैं। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस ने हाल में ही एक बयान में भारत के चिकन नेक क्षेत्र को उसकी कमजोर कड़ी बता
बता दिया। स्वराज वेबसाइट की रिपोर्ट्स में इस संभावना पर विस्तार से चर्चा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रंगपुर और चटगांव को अलग करके एक नया राष्ट्र बनाया जाए तो ये हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लिए सुरक्षित स्थान बन सकता है। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली चिकन नेक समस्या का समाधान भी हो सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां वक्फ पर महबूबा मुफ्ती का सबसे बड़ा हमला। कहा भाजपा आज जो कर रही है वो पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, वक्फ बिल पर महबूबा मुफ्ती भड़कती नजर आई है। दोस्तों पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले एक दशक से भारत में मुसलमानों को मस्जिदों को ध्वस्त करने, लिंचिंग की घटना और कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण समेत बढ़ते उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मुफ्ती ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ भाजपा ने पिछले 10 सालों से जो कार्रवाई शुरू की है ये उसी का हिस्सा है। अब वे वक्फ संशोधन बिल लाकर हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारा देश पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से, गंगा जमुनी तहजीब की वजह से जाना जाता था। भाजपा भूल जाते हैं कि आज भाजपा की सरकार है, लेकिन कल ये सरकार नहीं होगी। जब तक वे जाएंगे तब तक पूरा देश बर्बाद हो गया होगा। इस समय जो भाजपा सरकार है वो मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है। इसका नतीजा आने वाले समय में पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों महबूबा मुफ्ती के इन बयानों में आप उनकी बौखलाहट को समझ सकते हैं, कितना ज्यादा चिढ़ है उनके अंदर। जबकि रियलिटी अमित शाह जी ने खुद बताई है। उन्होंने कह दिया है कि आप अपनी पर्सनल संपत्ति को दान में दे सकते हैं। आपके पास जमीनें हैं, आपके पास कुछ भी है, अगर आपके नाम पर है तो आप उसको दान कीजिए, खूब दान कीजिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप सरकारी संपत्तियों को दान नहीं कर सकते। ऐसे में अमित शाह जी द्वारा सटीक बात कहने के बावजूद भी महबूबा मुफ्ती भड़कती नजर आई है। अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि या तो निर्दोष भाव से या राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां सदस्यों के मन में भी है और इन्हें फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। मैं कुछ बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा मिलता है। आज जिस अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है, अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, अभी जो हम समझ रहे हैं इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय अस्तित्व में आया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा कि वक्फ बिल पर साल 2013 में जो संशोधन आया वो अगर नहीं आया होता तो आज ये संशोधन लाने की नौबत ही नहीं आती। उस समय कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में लुटियंस की 125 संपत्तियां वक्फ को दे दी, उत्तर रेलवे की जमीन वक्फ को दे दी, हिमाचल में वक्फ की जमीन बताकर मस्जिद बनाने का काम हुआ। उन्होंने तमिलनाडु से कर्नाटक तक के उदाहरण दिए जिस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और सदन को भ्रमित करने का आरोप लगाया। जी हाँ, अगर आप भी अमित शाह जी के इन बातों से, उनके इस वक्तव्य से, बयान से खुश हैं दोस्तों और मानते हैं कि बिल्कुल सटीक बात इन्होंने कही है, तो अमित शाह जी इज राइट लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। अगर आपको रॉन्ग लगता है तो वो भी जरूर लिखिएगा। देखते हैं मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं और क्या आप वक्फ बिल को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों बताना मत भूलिएगा, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है। और सामने लाइक का बटन है। ये थे की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी लाइक का बटन दबा करके, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और सभी लोग कमेंट में जय हिंद जय भारत कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद जय भारत।